हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंडियन। इस वीडियो में हम एम लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस चैप्टर में हम लोग का जो पार्ट 1 था उसका वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस मेरे चैनल पे जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो चैप्टर था इसमें हम लोग दो सब टॉपिक्स में इसको डिवाइड किए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा पहला पार्ट जो था वो था कंपनी का शासन 1773 से लेकर के 1858 तक का। वो पार्ट 1 बना था जो कि अपलोडेड है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ताज का शासन के अंतर्गत जो भी लॉज बने थे, जो भी एक्ट अधिनियम आए थे, उसको देखने का काम करेंगे। तो इसमें जो ताज का शासन है वो 1858 से लेकर के 1947 के बीच में जितने भी अधिनियम आए थे उसको हम लोग ताज के शासन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला अधिनियम है वो है 1858 का शासन अधिनियम। दूसरा जो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तीसरा जो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। चौथा है 1919 का भारत परिषद अधिनियम। पांचवा है भारत शासन अधिनियम 1919। छठा भारत शासन अधिनियम 1935 और सातवां भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इन सभी अधिनियमों को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारे पास जो टॉपिक है हमारा वो है भारत शासन अधिनियम। इसे हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो भारत शासन अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें अपनाई गई थी या क्या क्या बदलाव किए गए थे। तो सबसे फर्स्ट जो हो जाता है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। सेकंड अगर बात करें तो इसमें शासन जो था, भारत का जो शासन था वो सीधे महारानी विक्टोरिया के पास चला गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बॉडीज़ बनाई गई थी, जैसा कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें हम लोगों ने देखा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो बेसिकली एक नई बॉडी थी जो कि भारत में शासन व्यवस्था, जो भी राजनीतिक व्यवस्था धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने कायम की थी, उसको देखता था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम जो था वो बस बिजनेस या जो कंपनी से रिलेटेड जो भी कार्य थे उनका देखना था। जहाँ जनरली जो ट्रेड का काम था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखती थी। और भारत में जो राजनीतिक काम थे उसको करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। और इस अधिनियम में इन दोनों बॉडीज़ को समाप्त कर दिया गया था। और इसी के साथ यहाँ पे द्वैध शासन भी समाप्त कर दिया गया था, हो गया। फिर उसके बाद देखिए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ इस एक्ट में कि जो गवर्नर जनरल का जो था पद नाम बदल करके भारत का वाइसरॉय कर दिया गया। और पहले जो वाइसरॉय बने वो लॉर्ड कैनिंग बने। ओके, फिर देखिए इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इसमें एक और नए पद का सृजन किया गया, बनाया गया, जिसे हम लोग कहते हैं भारत का राज्य सचिव। और भारत का राज्य सचिव की बात करें तो इसमें क्या खासियत थी, तो देखिए भारत का जो राज्य सचिव था वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था। और भारत में जितनी भी शक्तियाँ थी वो सभी इनके इसके अंतर्गत आती थी। और इसके लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया था जो इसको सलाह देती थी। और इस जो परिषद था उसका जो अध्यक्ष होता था वो खुद राज्य सचिव होता था। और राज्य सचिव को भारत में और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था और इस पे भी मुकदमा दोनों जगह पे किया जा सकता था। तो ये इस अधिनियम के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो आपको इसे याद रखना है। अधिनियम जो हमारे पास है उसे आप देख सकते हैं। सेकंड अधिनियम जो है वो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। क्या है? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम का अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें जो सबसे पहला कार्य किया गया था कि भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। क्योंकि अब धीरे धीरे जो है भारतीयों को भी ऐसा महसूस किया जाने लगा कि उन्हें सरकार में और उस तरह के उच्च पदों पर नहीं रखा जाता है, जिस कारण से भारतीयों की जो सहानुभूति है उसको प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे भारतीयों को भी इसमें थोड़ी बहुत शक्तियां देने लगा। तो ये एक्ट उसका पहला स्टेप था जब भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत की गई। तो इसी एक्ट के बाद जो 1862 में लॉर्ड कैनिंग है, इन्होंने 3 भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया था। तो 3 व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के राजा और तीसरे से
थे सर दिनकर राव, इन तीनों को इस एक्ट के बाद कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, और इन्होंने जो 3 व्यक्ति जो इनमें शामिल हुए थे भारतीय, वो ये रहे। तो ये इनका नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम में किन भारतीयों को शामिल किया गया था। आपके पास ये 3 ऑप्शंस दे सकते हैं और एक अदर कोई ऑप्शन दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि कौन शामिल नहीं थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि इसमें क्या किया गया था। कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 1773 में मद्रास और बम्बई की शक्तियों को कम कर दिया गया था, और 1833 के चार्टर्ड एक्ट में और भी ज़्यादा इस पर कड़ाई करते हुए इनकी शक्तियाँ जो थी प्रेसिडेंसी की, मद्रास और बम्बई की, वो छीन ली गई थी। तो इस एक्ट के जरिए क्या हुआ कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की जो शक्ति थी वो पुनः लौटा दी गई थी। पुनः कौन सी शक्ति? तो हम लोग देखते थे जो कि उनकी पॉलिटिकल जो भी पावर था, जो कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट पहले वो काम करते थे, और फिर उसके बाद इनका जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वर्क था उसको ख़त्म कर दिया गया और इनको बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत ला दिया गया था। तो उस कारण से इसमें क्या हुआ, इस एक्ट में मद्रास और बम्बई को फिर से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया, और वहाँ के गवर्नरों को जो शक्ति थी वो फिर से वापस मिल गई। अब वो किसी के अधीन नहीं रहे। तो इसमें ये काम किया गया था। फिर अगर देखा जाए तो इसमें क्या किया गया कि बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया था। विधान परिषद का गठन किया गया, तो ये पहले जो राज्य थे, तो बंगाल तो आप समझ रहे हैं, इसका 1862 में विधान परिषद बना। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कई लोग नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, जो आज का पाकिस्तान क्षेत्र है, पहले बंटवारा नहीं हुआ था, वो इंडिया का पार्ट था। तो वो जो पूरा पाकिस्तान का जो क्षेत्र होता था उसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नाम से हम लोग जानते थे। थर्ड जो है हमारा पंजाब। तो पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम से जो पहले 3 राज्य थे, उनमें प्रांत थे, उनमें विधान परिषद लागू किया गया था, कब किया गया था? तो 3 जो प्रांत है वो है बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब। तो इसे आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो 4th पॉइंट में कि लॉर्ड कैनिंग की जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी, उस जो 1859 में उन्होंने दिया था, उसको इसमें मान्यता मिल गई। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है? तो पोर्टफोलियो प्रणाली कहने का मतलब है कि जैसे कि हर एक मंत्री को अलग अलग विभाग बांट देना और उन मंत्रियों को अपने विभाग के कामों को देखना, पोर्टफोलियो व्यवस्था थी, जो कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रस्तावित की गई थी 1859 में। उसे इस एक्ट में मान्यता दे दिया गया था। फिर उसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो क्या था कि इस एक्ट में आपातकाल के समय, यानी कि इमरजेंसी के समय, वायसराय को बिना उसके काउंसिल के संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो वायसराय हैं उसके पास ऐसी शक्ति हो कि वो अपने कमेटी के जो सलाह है उसको ओवरपास करके भी अपना कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इसमें ये काम किया गया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो 3rd नंबर का जो एक्ट है वो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो भारत परिषद अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो चलिए उसे देखते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी इसमें 1-2 फैक्ट हैं जो हमें पता रहने चाहिए। तो 1862 का भारत परिषद अधिनियम जो है, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अच्छा, यहाँ पे कुछ पावर्स भी दिए गए विधान परिषद के सदस्यों को, जिनमें कि बजट पर बहस करना और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देना या उनसे प्रश्न करना, इनके कामों में भी कुछ वृद्धि की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कुछ खास है नहीं। तो आगे हम लोग चलते हैं। जो 4th नंबर का हमारे पास एक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1919 का भारत परिषद अधिनियम। तो ये क्या है कि इसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि क्या होता है कि एक 1919 का भी एक्ट है 1919 का, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। तो कई बार आपको क्वेश्चन दे देता है कि 1919 को कौन सा सुधार के नाम से भी जानते हैं, तो कन्फ्यूज़न होता है। तो आप याद रखेंगे कि पहले मार्ले मिंटो आया, फिर उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि उस समय पे लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मार्ले जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। इस कारण से इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। ओके, देखिए अब इसमें 3rd पॉइंट क्या है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों में और भी वृद्धि की गई। और पहले जो केंद्रीय में
गैर सरकारी सदस्यों की जो संख्या थी वो 16 से 60 कर दी गई, और प्रांतों में इसकी संख्या अलग अलग थी, क्योंकि प्रांत कोई छोटे कोई बड़े होते थे, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हुई, तो हर जगह एक नहीं था। ओके, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है कि पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। इस एक्ट में सबसे पहली बार कहा गया कि अब कोई भारतीय भी किसी वायसराय के साथ एसोसिएशन बना सकता है, यानी कि सरकारी सदस्य बन सकता है। तो जो सबसे पहले एसोसिएशन बनाने वाले सदस्य हुए उनका नाम है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इन्होंने वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने, जो कि विधि सदस्य बनाया गया था इनको। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का नाम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो इस एक्ट में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है एक्चुअली, कि इसने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। यानी कि इसमें क्या किया गया कि इस एक्ट में बोला गया कि जो मुस्लिम नेता हैं उनको चुनने के लिए जो लोग होंगे वो मुस्लिम ही बनाए जाएंगे, यानी कि इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर चुनाव का प्रावधान किया इस एक्ट के द्वारा। तो इसी कारण से जो लॉर्ड मिंटो हैं, यानी कि जो भारत के राज्य सचिव थे, उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। अब चलिए फिफ्थ जो हमारे पास एक्ट है वो है, फिफ्थ जो हमारे पास एक्ट है वो है हमारे पास भारत शासन अधिनियम 1919। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919। इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड जो हैं वो वायसराय थे इस टाइम पे, जिस कारण से इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट इसका है कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का बंटवारा किया गया था इसमें। भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या किया गया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केंद्रीय सब्जेक्ट थे और प्रांतीय विषय जो थे उनको बांट दिया गया, और उनको अब क्या किया गया कि अब जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उनके क्षेत्रों को बांट दिया गया, उनके सब्जेक्ट्स को बांट दिया गया, और कहा गया कि अब जो प्रांत है वो अपने विषय पे कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, और जो केंद्र है वो अपने विषय पे कानून बना सकता है। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का बंटवारा शुरू हुआ। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में यहाँ पे बांटा गया। पहला जो भाग था उसे हस्तांतरित विषय कहा गया, और दूसरा जो है उसे आरक्षित विषय कहा गया। हस्तांतरित विषय जो था उसमें भी गवर्नर ही जो है मेन रोल में रहता था, लेकिन वहाँ पे जो गवर्नर काम करता था वो विधान परिषद के मंत्रियों के सलाह पे काम करता था। लेकिन जो आरक्षित विषय है वहाँ पे गवर्नर ही डिसीजन लेता था, लेकिन वो कार्यपालिका परिषद यानी कि अपने जो उसके पर्सनल जो कमिटी में लोग थे उसके सहारे से, उसके सलाह पर ये काम करता था। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि इसने द्विसदनीय व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा को गठन किया गया और प्रत्यक्ष निर्वाचन का व्यवस्था किया गया, यानी कि इसमें जो सदस्य चुन कर जाएंगे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के थ्रू जाएंगे। ओके, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन को विस्तारित किया। यानी कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पिछले 1909 के अधिनियम में सिर्फ मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन किया जाता था, अब कई और धर्मों के लिए यानी कि आंग्ल भारतीय, ईसाई और सिखों और जो यूरोपीय लोग हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित लोगों को मत देने का अधिकार इसमें दिया गया था। संपत्ति कर यानी कि किस लोगों के पास कितनी संपत्ति है उसके आधार पर वोट देने का राइट दिया गया, कौन कितना टैक्स पे करता है उसके आधार पर राइट दिया गया वोटिंग का, कौन कितना पढ़ा लिखा है उसके आधार पर वोटिंग का राइट्स दिया गया। तो पहले वोटिंग राइट्स इतने आसानी से नहीं मिलते थे। पहले वोटिंग राइट्स जो है बहुत से देश में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी क्या होता था कि वोटिंग राइट्स को बहुत ही कम लोगों तक सीमित रखा गया था। लेकिन आज हम लोग जब इंडिया में देखते हैं तो हर किसी को वोट देने का राइट है और इस चीज़ को लोग वैल्यू नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पास कितना वैल्यूएबल एक तरीके का जो अपॉर्चुनिटी है, या कह सकते हैं कि हमारे पास जो है कि हमें वोट देने का अधिकार मिला है, राइट है हमारे पास। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए
नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें जो है एक नए पद का सृजन किया गया जिसे कहते थे भारत का उच्चायुक्त, और इसका कार्यालय का सृजन किया। और बेसिकली इसका काम था कि भारत के जो राज्य सचिव थे उसकी मदद करने के लिए, उसके कामों का वर्कलोड को कम करने के लिए एक नया पद बनाया गया था जिसका नाम था भारत के उच्चायुक्त। ओके, अब नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो नेक्स्ट 1926 में पीएससी का गठन किया गया, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। यहाँ पे यूपीएससी नहीं था, यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग बनाया गया था 1926 में, तो इसका गठन किया गया था। फिर एक बॉडी बनाई गई थी बेसिकली सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, सिविल सर्वेंट्स की भर्ती के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था इसी अधिनियम के द्वारा। इसी अधिनियम के द्वारा कहने का मतलब 1919 के अधिनियम के द्वारा। फिर इसमें लास्ट में क्या है कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था जिसको 10 वर्ष बाद भारत में एक विधि व्यवस्था को देख करके एक रिपोर्ट तैयार करना था, जिसके बाद ही साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई थी। हालांकि ये 10 वर्ष से पहले ही हो गया था, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। जो हमारा अगला एक्ट है उसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। ओके, देखिए भारत शासन अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये पहला ऐसा अधिनियम था जो कि पूरे कंट्री को एक साथ लेकर के आया और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, और इसमें जो प्रांत थे वो उसके इकाई के तौर पे रखे गए। इसमें जो था विषयों को, जैसे कि हम लोग पीछे देखा था पीछे वाले एक्ट में कि विषयों को बांटा गया, लेकिन इसमें क्या गया, विषयों को पूरी तरीके से विभाजित करके 3 भागों में बांट दिया गया। 3 भागों में 3 सूचियों में इसे विभाजित किया गया। जो पहली सूची थी उसे संघ सूची बनाया गया और उसमें 59 उसमें क्या था, उसमें 59 सब्जेक्ट्स को रखा गया। दूसरा जो बनाया गया वो राज्य सूची बनाया गया जिसमें हम लोग 54 विषय को रखे, और थर्ड जो बनाया गया वो समवर्ती सूची, उसमें हम लोग 36 सब्जेक्ट्स को, विषयों को रखा गया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो थर्ड में क्या किया गया, थर्ड पॉइंट में कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। और यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर देने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जो प्रांत थे, जो राज्य थे, अब उन्हें वहाँ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वहाँ के लोकल लोग ही चुनकर जाते थे और अपने राज्य के विषय पे पूरी तरीके से अब अपना कानून बना सकते थे। अपने तरीके से वो अपने ऊपर सरकार चला सकते थे, और इस पे बहुत ही कम लिमिटेड जो राइट दिया गया था गवर्नर को इंटरवीन करने का। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दी गई। फिर उसके बाद देखा जाए तो 11 में से 6 राज्यों में, उस टाइम पे राज्य कितने थे, 11 थे, तो उनमें से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ किया गया, यानी कि डायरकी में यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे पहला बंगाल, दूसरा बम्बई, तीसरा मद्रास, ये तो ऑलरेडी बने थे। उसके बाद चौथा में बिहार, फिर संयुक्त प्रांत यहाँ पे यूपी को कहा गया है, और 6th में है हमारे पास असम। तो यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई थी। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट में इसमें, तो यहाँ पे मताधिकार का विस्तार किया गया था, यानी कि मत देने की जो संख्या है वो और लोगों तक बढ़ा दी गई, और पूरे कुल जनसंख्या के 10% जनसंख्या को मत देने का, वोट देने का अधिकार बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद इसमें आरबीआई की स्थापना होती है, और संघीय न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना इस एक्ट के द्वारा की जाती है। अब हमारे पास जो लास्ट जो हमारे पास अधिनियम है वो है हमारा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 डेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लेमेंट इटली ने कब घोषणा की थी, तो वो 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी कि 30 जून 1947 को भारत को पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया जाएगा। ओके, और इसी घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने इसे अपोज करना शुरू किया, और इस कारण से विभाजन के बाद के 3 जून 1947 को इन्हीं सारे पेच के कारण, इन्हीं सारे जो विभाजन की बात को लेकर के जो आपस में झगड़ा हो रहा था उसे शांत करने के लिए अंततः 3 जून 1947 को जो लास्ट वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर उसके बाद पहली बार इस जो एक्ट है इसमें डोमेनियन राज्य का चर्चा किया गया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने एम लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पे लाइक करें, और अगर कुछ गलत मैंने पढ़ाया या कुछ गलत फैक्ट मैंने आपके सामने रखा है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं अपने आप